नमस्कार। शिक्षा श्री के डेली स्टैटिक जी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शंस थे इसके गदाधर चट्टोपाध्याय, गौरांग महाप्रभु, नरेंद्रनाथ दत्त या फिर निमाई पंडित। सही उत्तर होगा इसका गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। वो भारत के एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु और एक महान विचारक थे। उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। अब चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, सुल्तान बनने से पहले किसका नाम जौना खां था। हु वाज नेम्ड जौना खान बिफोर बिकमिंग सुल्तान। ऑप्शंस है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या फिर बलबन। सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ये सुल्तान जब नहीं बना था, इससे पहले इसका नाम जौना खां था। कौन था ये मोहम्मद बिन तुगलक? तो ये एक दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का एक शासक था। गयासुद्दीन तुगलक जो था, जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र ये जो जौना खां था, इसी को मोहम्मद बिन तुगलक बोलते हैं। ये 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक दिल्ली के गद्दी पर बैठा रहा, मतलब शासन किया। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है मोहम्मद बिन तुगलक से? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे, ये पूछ सकता है। तो प्रसिद्ध जो विदेशी यात्री आया था वो इब्न बतूता है। इब्न बतूता ये आया था इसके शासनकाल के दौरान भारत के दौरे पर। अगला क्वेश्चन है, नहर निर्माण करवाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू गेट द कैनाल कंस्ट्रक्टेड। ऑप्शंस है गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अकबर। सही उत्तर होगा गयासुद्दीन तुगलक। ये वो दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने नहर का निर्माण करवाया था। ये भी दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का एक शासक था। इसको तुगलक गाजी के नाम से भी ये प्रसिद्ध था और इसकी शासनकाल 1320 से 1325 ईस्वी तक रहा था। और इसे यानी कि गयासुद्दीन तुगलक को ही तुगलक वंश का संस्थापक भी माना जाता है। इसने टोटल 29 बार 29 टाइम्स मंगोल आक्रमण को विफल किया था। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे। वेयर डिड हर्षवर्धन कंडक्ट हिज रिलीजियस मीटिंग। ऑप्शंस है मथुरा, प्रयाग, वाराणसी या फिर पेशावर। सही उत्तर होगा इसका प्रयाग, जिसे आज प्रयागराज से जाना जाता है। और ये कौन थे हर्षवर्धन? तो ये प्राचीन भारत में एक राजा थे जिसने उत्तरी भारत में अपना एक पूरा सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित किया था। और कब से कब तक शासन किए थे? तो 606 से 647 ईस्वी तक इन्होंने उत्तर भारत पर शासन किया था। हर्षवर्धन के शासन के दौरान कौन सा यात्री आया था जो बाहर से आया था? तो चीनी यात्री आया था, उसका नाम क्या था? जुआंगजैंग। ये आ सकता है क्वेश्चन, तो आप लोग याद रखिएगा। जुआंगजैंग वो हर्ष के दरबार का दौरा किया था और उनकी न्याय और उदारता की प्रशंसा करते हुए उनके लिए बहुत ही अनुकूल लेख लिखा भी था जो ये चीनी यात्री था। हर्षवर्धन के जीवनी का नाम क्या है, बायोग्राफी का? तो हर्षचरित्र है, ये बायोग्राफी है हर्षचरित्र। किसके द्वारा लिखा गया था? तो बन्न भट्ट द्वारा। बन्न भट्ट द्वारा
हर्ष चरित्र लिखा गया था, जो कि हर्षवर्धन की जीवनी था। ये सारे कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है, आने का चांस है ये। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? व्हाट वाज द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन इन द मौर्यन पीरियड? ऑप्शंस हैं वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या फिर उज्जैन। सही उत्तर होगा तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। मौर्य राजवंश था क्या? तो ये प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था, जो कि 322 से 185 ईसा पूर्व तक, मतलब करीब करीब 138 साल तक भारत में राज्य किया था। और इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। और स्थापना करने में सहयोग किसका था? तो उनके मंत्री चाणक्य, जिनको कौटिल्य नाम से भी जानते हैं हम लोग। 322 ईस्वा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम जो नंद शासक था घनानंद, उसको युद्ध भूमि में पराजित करके मौर्य वंश की नींव रखी थी। और मौर्य वंश का राजधानी कहाँ पर था? तो पाटलिपुत्रम में, जो कि वर्तमान में पटना है। और जो मौर्य वंश का चक्रवर्ती राजा अशोक हुआ, उसी के राज्य में मौर्य वंश का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। और अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान और शक्तिशाली बनकर पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ था। आपको हम मौर्य शासकों की सूची बताते हैं, एक एक करके हम लोग शुरू से देखते हैं। तो सबसे पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य। ये 322 से 298 ईसा पूर्व, करीब करीब 24 साल तक इन्होंने शासन किया। इनके बाद कौन आया था? तो बिंदुसार। इन्होंने 298 से 271 ईसा पूर्व तक शासन किया। करीब 28 वर्ष तक इन्होंने शासन किया मौर्य वंश में। इनके बाद महान शासक अशोक आए। ये 269 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया इन्होंने, 37 वर्ष तक। सबसे ज़्यादा मौर्य वंश में अशोका ने शासन किया था, 37 ईयर्स तक, याद रखिएगा। इनके बाद आए थे कुणाल, फिर आए थे दशरथ, फिर संप्रति, उसके बाद सलिशुष्क, फिर देवबर्मन, उसके बाद सतधनवन और फिर बृहद्रथ। ये कुछ लिस्ट हैं मौर्य शासकों की, जो कि इम्पोर्टेंट है। पूरे लिस्ट में से बस ये 3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका। इन्हीं तीनों से ज़्यादातर सवाल आते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। चंद्रगुप्त 322 से 298, उनके बाद बिंदुसार 298 से 271 और फिर अशोका, जो कि 269 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द आदि ग्रंथ ऑफ इंडियन म्यूजिक? ऑप्शंस है ऋग्वेद, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन गलत टाइपिंग हो गया है, उपनिषद होगा यहाँ पर। तीसरा ऑप्शन है यजुर्वेद या फिर सामवेद। सही उत्तर होगा सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। वेद है क्या? तो वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य है, जो हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ भी है। और भारतीय संस्कृति में
वेद सनातन वर्णाश्रम धर्म के मूल और सबसे प्राचीन ग्रंथ है। 4 वेदा हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा। ऋग्वेदा जो है वो सबसे प्राचीन और प्रथम वेद है, जिसमें मंत्रों की संख्या कितनी है। पूछ सकता है कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, तो 10,627 ये संख्या है मंत्रों की ऋग्वेदा में। और सामवेदा को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज एजुकेशन बीन रिमूव्ड फ्रॉम स्टेट लिस्ट एंड इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शंस है 40वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा 42वां संशोधन। 42वां संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट में शामिल कर दिया गया। और 42वां संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन था। इसको हम अलग से एक क्लास में करा देंगे आपको पूरे डिटेल में। 42वां संशोधन को आधिकारिक तौर पर 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के रूप में जाना जाता है। और ये इंदिरा गांधी की अध्यक्षता वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा आपातकाल जब इमरजेंसी लगाया गया था देश में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक, इसके दौरान ये अधिनियमित किया गया था 42वां संशोधन। और इस संशोधन को भारतीय इतिहास में सबसे विवादास्पद संवैधानिक संशोधन भी माना जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण संशोधन भी है। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी इसे जाना जाता है 42वां संशोधन को। इसीलिए हम इसको अलग से क्लास में आपको करा देंगे। 42वां संशोधन को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया गया था। क्या क्या किया गया था, थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बता देते हैं। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की जो प्रस्तावना है यानी कि प्रियम्बल, उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। जो समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और अखंडता, ये 3 जो शब्द है इसको हमारे प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और क्या किया गया था इस संशोधन के द्वारा, तो एक नया भाग जो कि 4 क, इसमें नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और भी बहुत सारा चीज़ किया गया था इस संशोधन के द्वारा, जैसे कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया था। ये सारे कुछ संशोधन किए गए थे। इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग पॉलिटी वाले क्लास में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी। व्हेन वाज द नेशनल बैकवर्ड क्लासेज कमीशन इस्टेब्लिश्ड। ऑप्शंस है वर्ष 1975 में, वर्ष 1979 में, वर्ष 1990 में या फिर वर्ष 1993 में। सही उत्तर होगा वर्ष 1993 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को 1993 में इस्टेब्लिश किया गया था। और ये है क्या, ये एक संवैधानिक निकाय है जो कि भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन में है। ये पूछ सकता है कि नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन
किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन है ये। इसको 14 अगस्त 1993 को स्थापित किया गया था। और इसका मुख्य काम क्या है? तो ये जो आयोग है ये सूचियों में पिछड़े वर्ग के रूप में नागरिकों के किसी भी वर्ग को शामिल करने के अनुरोधों की जांच करता है और ऐसी सूचियों में किसी भी पिछड़े वर्ग को शामिल किए जाने या फिर शामिल किए जाने की शिकायतों को सुनता है और केंद्र सरकार को इस तरह की सलाह देता है जो कि उचित होता है बैकवर्ड क्लासेज के लिए। और चेयरमैन कौन है नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन के अभी प्रेजेंट का? तो भगवान लाल साहनी जी हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में है। और सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो हैं थॉवर चंद गहलोत जी हैं। ये मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर हैं ये। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश तांबे का मुख्य निर्यातक है? विच ऑफ दीज कंट्रीज इज द मेन एक्सपोर्टर ऑफ कॉपर? ऑप्शंस हैं घाना, मोरक्को, जाम्बिया या फिर चिले। यहाँ पर स्पेलिंग एरर है। सही उत्तर होगा चिले। ये तांबे का मुख्य निर्यातक देश है। राजधानी क्या है चिले का? तो सैंटियागो ये राजधानी है। करेंसी यहाँ का चिलियन पेसो करेंसी है ये। और प्रेसिडेंट सेबेस्टियन पिनेरा ये प्रेसिडेंट है वहाँ के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान के साथ जुड़ा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग फोल्क डांसेज इज एसोसिएटेड विथ राजस्थान? इन ऑप्शंस में से बताना है आपको। ऑप्शंस है रौफ, सुसनी, झोरा या फिर विद्धि। सही उत्तर होगा सुसनी। ये फोल्क डांस राजस्थान के साथ जुड़ा हुआ है। और राजस्थान में कौन कौन सा नृत्य होता है? तो राजस्थान में घूमर, चाकरी, गणगौर, झूलन लीला, झूमा, सुसनी, गप्पल, पनिहरी ये सारे कुछ नृत्य राजस्थान से जुड़े हुए हैं। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा यहाँ का। और आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आप सभी के लिए अभ्यास प्रश्न। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को की विरासत स्थल सूची में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट इन राजस्थान इज नॉट इंक्लूडेड इन द हेरिटेज साइट लिस्ट ऑफ यूनेस्को? ऑप्शंस है चित्तौड़गढ़, अंबर, गगरौन या फिर मेहरानगढ़। सही उत्तर होगा मेहरानगढ़। ये जोधपुर में है और ये किला यूनेस्को का धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। ये जो चित्तौड़गढ़, अंबर और गगरौन है इसको कंबोडिया के नोम पेन्ह में विश्व धरोहर समिति के 37वें सत्र में यूनेस्को की धरोहर स्थल घोषित किया गया था, लेकिन मेहरानगढ़ नहीं है। तो इसलिए डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अब चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न है, भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है कौन सा है बताना है। भागवत इज द मेन बुक ऑफ रिलीजन, विच रिलीजन? ऑप्शंस है रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत या फिर पुराण। आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और इसका उत्तर आपको अगले क्लास में हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।